नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 103 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चनों को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आपने पिछली वीडियो को अभी नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए ताकि ये तीनों क्वेश्चनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। आज जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है न्याय के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पेपर जो चल रहा है हमारा वो 2023 का चल रहा है, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2023 के अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो वहाँ पर चौथा क्वेश्चन आया था कि न्याय के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन के आंसर को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो देखो, जब आप न्याय की बात करते हो तो न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो समाज में समानता स्थापित करती है, समाज में निष्पक्षता स्थापित करती है और समाज में नैतिकता की स्थापना करती है। नैतिकता का मतलब होता है अच्छे बुरे में भेद। तो न्याय की अगर परिभाषा की बात करें तो न्याय की परिभाषा अब तक किसी ने भी बिल्कुल सटीक नहीं दी है। फिर भी हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से न्याय की अलग अलग परिभाषा की बात करता है। कुल मिलाकर जस्टिस का मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त हो सके और समाज में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को ना सताए। तो ऐसे में न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो समाज में समानता स्थापित करने की बात करती है, समाज में निष्पक्षता की बात करती है और समाज में नैतिकता की बात करती है। यह समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का एक साधन है ताकि समाज सही तरीके से आगे चल पाए। क्योंकि अगर समाज में कानून का डर नहीं होगा, न्याय का डर नहीं होगा, तो शायद समाज में अराजकता फैल सकती है। अब ऐसे में न्याय के ना बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से वैसे इसके 3 आयाम हैं। एक जो न्याय है वो सामाजिक स्तर पर अलग होता है, आर्थिक स्तर पर अलग होता है, राजनीतिक स्तर पर अलग होता है। ऐसे में हम न्याय के अलग अलग आयामों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब देखो, सोशल जो जस्टिस होता है ना, यहाँ पर जस्टिस देना समाज का काम होता है, क्योंकि समाज ही हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। और ऐसे में जब तक समाज खुद ही हर एक व्यक्ति को व्यक्ति के नाते अधिकार नहीं देगा, तब तक समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती। तो सामाजिक न्याय का यह आयाम यह कहता है कि समाज में हर व्यक्ति को उनकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए और समाज में हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है। भाई, समाज में न्याय कब होता है? जब एक व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करो, एक व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करो, या पश्चिमी जो देश है वहाँ पर गोरे काले के आधार पर जो भेदभाव होता था। तो अगर हम इस प्रकार के भेदभाव कर रहे हैं, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो समाज में अन्याय होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अगर हमें समाज में न्याय की स्थापना करनी है तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हमें धर्म, जाति, भाषा, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, ये काम सरकार कर सकती है? ये सरकार तो नहीं कर सकती, ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि भेदभाव तो हम ही करते हैं ना, तो सम्मान भी तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य ये है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जो वंचित हैं, जिन्हें समाज में कभी भी सम्मान से नहीं देखा गया, इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। तो सामाजिक न्याय का मतलब समझ गए। अब सरकार सामाजिक न्याय लाने के लिए क्या करती है? सरकार सामाजिक न्याय लाने के लिए आरक्षण जैसी सुविधाएं देती है, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम चलाती है और समाज में जितने भी वंचित लोग हैं उन्हें विशेष अवसर देती है। भाई, सिंपल सी बात है, अगर समाज में आप अपनी भूमिका नहीं निभाओगे तो सरकार तो फिर अलग तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएगी ना। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक न्याय की। अब आर्थिक न्याय में क्या होता है? अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव होता है। अब जब अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव होता है तो फिर संघर्ष भी शुरू होते हैं। तो आर्थिक न्याय ये कहता है कि समाज में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा सबके साथ बराबर होना चाहिए। सभी लोगों को अवसर मिलने चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके। और हमारी बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हर एक व्यक्ति को क्या है? अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। आर्थिक न्याय ये कहता है कि अमीर और गरीब के बीच में असमानता नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान सरकार को करना चाहिए, यानी कि सरकार को एक फिक्स सैलरी सेट कर देनी चाहिए कि इतनी सैलरी तो हर किसी को मिलनी चाहिए। इसके अलावा सरकार गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाती है, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसमें आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने की बात की जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में यही कहा था कि अगर हम आर्थिक न्याय प्रदान नहीं करेंगे तो स्वतंत्रता की घोषणा करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आर्थिक न्याय की स्थापना के माध्यम से ही जो है सारे के सारे भेदभाव खत्म किए जा सकते हैं। क्योंकि देखो, भेदभाव कहाँ से शुरू होते हैं? जब व्यक्ति गरीब होता है। लेकिन जहाँ व्यक्ति अमीर होता है तो कोई उसके धर्म नहीं पूछता, कोई उसकी जाति नहीं पूछता, कोई उसका रंग नहीं पूछता। तो आर्थिक न्याय की बात सिंपल सी है, अगर हम समाज में आर्थिक न्याय लाना चाहते हैं तो अमीर गरीब के बीच में हमें भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा और जो गरीब व्यक्ति हैं उनके भी अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करना पड़ेगा और अलग अलग स्किल्स उनके अंदर लगाकर
उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा और सरकार इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाती है। न्याय का जो तीसरा आयाम है वो राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को राजनीति में भागीदारी करने का समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति देश के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, देश की निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और इसके लिए सरकार क्या करती है, सबको मतदान का अधिकार देती है, यानी कि वोट डालने का अधिकार देती है, स्वतंत्रता का अधिकार देती है, समानता का अधिकार देती है, हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इस चीज़ का अधिकार है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, नागरिक अधिकारों तक सबकी सुरक्षा है। ये सब राजनीतिक न्याय के पक्ष हैं। चौथा जो आयाम है वो है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का मतलब है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हो। ध्यान रहे, इस वर्ड पर ध्यान रखना, निष्पक्ष सुनवाई, यानी कि किसी के पक्ष में निर्णय नहीं होना चाहिए, निर्णय निष्पक्ष रूप से सुनवाई देना चाहिए ताकि न्याय की गरिमा बनी रहे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कानूनी न्याय में कि कानून का प्रयोग किसी व्यक्ति या विशेष के लिए न किया जाए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबरी हो। उदाहरण के लिए संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति न्यायपालिका में जाने के लिए स्वतंत्र है। ये कानूनी न्याय है। अब हम बात करेंगे नैतिक न्याय, मोरल जस्टिस क्या होता है। तो यह न्याय व्यक्ति और समाज के नैतिक मूल्यों की बात करता है। यह न्याय ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए, सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएगा तब तक समाज में नैतिक न्याय की स्थापना हो ही नहीं सकती। जहां व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भटकता है वहीं से अन्याय की शुरुआत होती है। तो यह न्याय व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देने की बात करता है। ये कहता है कि समाज में ईमानदारी जैसे गुण होने चाहिए, सद्भाव जैसे गुण होने चाहिए, व्यक्ति जो है वो परोपकारी होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रकार से हम एक नैतिक समाज की स्थापना कर सकते हैं। अब आज के टाइम पर ग्लोबल जस्टिस की बात हो रही है, वैश्विक न्याय की बात हो रही है, और इसमें पूरे विश्व के लिए समानता की बात हो रही है, पूरे विश्व के लिए शांति की बात हो रही है, पूरे विश्व के लिए ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। क्योंकि होता क्या था कि बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे और ऐसे में छोटे छोटे देशों के साथ अन्याय होता था। तो वैश्विक न्याय ये कहता है कि प्रत्येक देश की गरिमा है, प्रत्येक देश का सम्मान है और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि विश्व के स्तर पर जितने भी देश हैं, जितने व्यक्ति हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं कि ह्यूमन राइट्स, यानी कि हर मनुष्य को मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार मिलने चाहिए। जलवायु की सुरक्षा की बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ये सब वैश्विक न्याय के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से न्याय का कोई एक संक्षिप्त रूप नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में न्याय के अलग अलग अर्थ हैं। ऐसे में हमें सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर, नैतिक स्तर पर और ग्लोबल स्तर पर न्याय को देखना चाहिए। हालांकि न्याय के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम इनको पूरा कर लें तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब जो 2023 में क्वेश्चन नंबर 5 आया था, ये आया था कि टिप्पणी करनी है आपको 10-10 नंबर में 2 टॉपिक पर। पहला टॉपिक है कि अधिकार और पात्रता में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड एंटाइटलमेंट। और दूसरा टॉपिक था कि अधिकारों की प्रवृत्ति क्या होती है, नेचर ऑफ राइट्स। क्वेश्चन पेपर में भी मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल विश्वास रहे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें 200 शब्दों में आंसर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है अधिकार और एंटाइटलमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और दूसरा अधिकारों की प्रकृति क्या है। अब चलो हम इन क्वेश्चन के आंसरों को देखते हैं। तो देखो कह रहा है अधिकार और पात्रता दोनों ही व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, दोनों ही व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि अधिकार क्या है और पात्रता क्या है। तो देखो अधिकार का मतलब ये है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए, और ये अधिकार उसे कौन देता है, उसकी सत्ता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार उसका राज्य देता है। लेकिन पात्रता की जब आप बात करते हो, एंटाइटलमेंट्स की बात करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं, विशिष्ट अवसर दिए जाते हैं और विशिष्ट लाभ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अधिकार अलग मानते हैं और पात्रता अलग मानते हैं, और भी अच्छे से हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखो अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सबके लिए एक जैसे होते हैं। लेकिन पात्रता सब लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती। तो अधिकार जो होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, हर व्यक्ति को समाज और सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अधिकार जो है न्याय की स्थापना करते हैं, समानता की स्थापना करते हैं। उदाहरण के लिए संविधान द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब आप पात्रता की बात करते हो तो पात्रता किसी विशेष परिस्थिति में होती है, इसमें योग्यता होती है और स्थिति के आधार पर होती है। ये अधिकारों की तुलना में सीमित होती है, क्योंकि पात्रता कुछ ही लोगों के पास होती है जबकि अधिकार सबको दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लो आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है सरकार से, तो आपके लिए कुछ पात्रता तय की जाएंगी कि अगर जो जो व्यक्ति इस पात्रता को पूरी करेगा तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। हो सकता है सरकार ये कहे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं,
हम उन्हें ही सरकारी छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देंगे, या सरकार ये कहे कि जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आएंगे हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए वो पात्रता होगी कि भाई मुझे ज़्यादा नंबर ला के स्कॉलरशिप लेनी है, या कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो पात्रता का मतलब ये होता है कि किसी विशेष स्थिति में किसी को कोई लाभ मिले, जबकि अधिकार की जब हम बात करते हैं तो अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, ये सबके लिए समानता की बात करते हैं। तो राइट्स और एंटाइटलमेंट में जो मेन अंतर है वो अंतर ये है कि अधिकार सभी के लिए हैं, जबकि पात्रता सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति उस स्टैंडर्ड को पूरा करता हो जो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अधिकार न्याय संगत हैं, जबकि पात्रता अवसरों के आधार पर है। तो हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी योग्यता को सिद्ध करता है वही व्यक्ति उस चीज़ के पात्र हो पाता है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए भाई अधिकार और पात्रता में क्या अंतर है, तो आप ये बताओगे जो अधिकार है वो सबके लिए होते हैं, इन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी जाती है, जबकि पात्रता जो होते हैं वो किसी व्यक्ति को मिलने वाली कुछ विशेष सुविधाएं हो सकती हैं, विशेष अवसर हो सकते हैं, विशेष लाभ हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप। अब हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन था हमारा अधिकारों की प्रकृति पर टिप्पणी करो। तो 200 शब्दों में लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई अधिकारों का नेचर क्या होता है। तो पहली बात तो ये है अधिकार हमें कौन प्रदान करता है, एक तो हमारा समाज और एक हमारा राज्य यानी कि हमारी सरकार। तो अधिकार पहली बात तो यह है कि व्यक्ति को समाज से मिलते हैं और अपनी सरकार से मिलते हैं, ताकि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सके, सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके, सुरक्षित जीवन जी सके। अधिकारों की जो प्रकृति है वो नैतिक भी हो सकती है, कानूनी भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। यानी कि कानूनी प्रकृति वो होती है जो कानून अधिकार हमें देता है, सामाजिक प्रकृति वो होती है जो समाज हमें अधिकार देता है, नैतिक प्रकृति ये होती है कि जो हमारे अपने मन में चीज़ें उठती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। अगर आप बात करोगे अधिकारों की, तो अधिकारों का जो नेचर है वो हर एक व्यक्ति को जन्म लेते ही कुछ ना कुछ अधिकार मिल जाते हैं। ये माना जाता है जैसे हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, ही स्वतंत्रता का अधिकार है। ये एक ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति को अपने आप मिल जाते हैं। व्यक्ति जब पैदा होता है, व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो तुरंत ही उसे जीवन का अधिकार मिल जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है, समानता का अधिकार मिल जाता है। ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन आगे चलकर सरकार इस अधिकार को मान्यता देती है, सुरक्षा देती है। आज का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं बल्कि राज्य की शक्ति को भी कंट्रोल लगाते हैं, यानी कि सरकार की शक्तियों पर भी नियंत्रण लगाते हैं आज के टाइम पे अधिकार। अधिकारों की प्रकृति यूनिवर्सल होती है, यानी कि ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, इसमें किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार सब एक दूसरे से संबंधित हैं और ये समाज में संतुलन स्थापित करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई अधिकारों की प्रकृति क्या होती है, तो आप बोलोगे पहली बात तो अधिकार वो दावे हैं जो समाज और राज्य व्यक्ति को प्रदान करता है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो प्राकृतिक होती है, यानी कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सभी को प्रदान किए ही जाते हैं। दूसरा, अधिकारों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है, यानी कि सबके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए कुछ अधिकार हो और कुछ लोगों के लिए कुछ अधिकार हो, ऐसा नहीं होता। छठा क्वेश्चन भी टिप्पणी करने के लिए था। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारों और दायित्वों का संबंध बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि राइट्स और ऑब्लिगेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपको ये बताना है। दूसरा टॉपिक था नारीवाद का अर्थ बताओ और कानून का अर्थ बताओ। क्वेश्चन पेपर में मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। छठा क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि अधिकार और दायित्वों का संबंध बताओ, नारीवाद और कानून का अर्थ बताओ। तो चलो अब भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो देखो, अधिकार का मतलब तो आप समझ ही चुके हो पिछले क्वेश्चन में। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो देखो, अधिकार और जिम्मेदारी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग ही नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसके साथ ही उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको। मान लो आपको अधिकार है कि आप स्वच्छ वातावरण में सांस लो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को स्वच्छ भी रखो। अगर आपको ये अधिकार है कि आप हमारे देश के नागरिक हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप हमारे देश के विकास के लिए काम भी करो। तो इस प्रकार से अधिकार और जिम्मेदारी सामाजिक जीवन के दो अभिन्न अंग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति की गरिमा यानी कि सम्मान, स्वतंत्रता और विकास को सुनिश्चित करते हैं। जिम्मेदारियां निभाकर ही व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। कह रहा है कि प्रत्येक अधिकार एक जिम्मेदारी से जुड़ा होता है, एक उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है। यदि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, तो व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है कि वो दूसरों की भावनाओं को नुकसान न पहुंचाए। यानी कि अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके सबको गाली देते रहोगे, सबके बारे में बुरा भलाई कहते रहोगे।
इसी प्रकार से अगर आपको वोट डालने का अधिकार है तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप जिम्मेदारी पूर्वक मतदान करो। ये नहीं कि पैसे लेकर किसी और को वोट दे दिया, किसी को वोट देने जा रहे हो, पता ही नहीं है कि वोट क्यों दे रहे हो। तो आपको वोट डालने का अधिकार है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इस अधिकार का प्रयोग जो है वो पूरे अच्छे तरीके से करो। जिसे वोट दे रहे हो उसके बारे में सब कुछ पता करो। ये नहीं कि आंखें बंद करके गए और वोट डाल आए। तो यदि लोग केवल अधिकारों की मांग करेंगे और जिम्मेदारियों को फॉलो नहीं करेंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का भी पालन करें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकार और जिम्मेदारियां एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़ी हुई हैं। अधिकारों का सतत प्रयोग जब ही संभव है जब हर एक व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करे। तो मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो था नारीवाद का अर्थ बताओ। तो देखो फेमिनिस्ट वो होते हैं, इंग्लिश में फेमिनिस्ट बोलते हैं नारीवाद को, है ना, फेमिनिज्म। तो फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो महिला और महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। इनका ये मानना है कि महिलाओं को सदियों से प्रताड़ित किया गया है और इसका मुख्य कारण है पितृसत्ता। पितृसत्ता यानी कि जिसमें पुरुषवादी सोच चल रही है, पिता के बाद सारी संपत्ति का जो मालिक हो वो पुत्र हो जाता है। और तो यही कहते हैं कि पितृसत्ता की वजह से ही महिलाओं का शोषण हो रहा है। ऐसे में महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, महिलाओं के साथ कोई भेदभाव, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। नारीवादी जो है वो महिलाओं की शिक्षा की बढ़ावा देते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, निर्णय लेने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। ये केवल महिलाओं के लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के लाभ की बात करते हैं। नारीवाद के भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, रेडिकलवादी नारीवाद, उत्तराधुनिक नारीवाद। बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जो अलग अलग तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर नारीवाद का अर्थ सिंपल सा है कि भैया नारीवाद वो हैं जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं। इनका मानना है कि महिलाओं को समाज में शुरुआत से ही दोयम दर्जे का माना गया है, लेकिन अगर महिलाओं को भी सब पूरे के पूरे अवसर मिले तो वो भी समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन लोगों का कहना है कि पितृसत्तात्मक समाज यानी कि पैट्रियार्की जो सिस्टम है इसकी वजह से ही महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। इसी में दूसरा टॉपिक था कि कानून का अर्थ बताओ, यानी कानून से आप क्या समझते हो। तो कानून क्या होता है भाई, नियमों का और सिद्धांतों की एक सिस्टम होता है और सभी को ये नियम फॉलो करने पड़ते हैं ताकि समाज में समानता बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, न्याय बना रहे, शांति बनी रहे। ये नागरिकों के अधिकारों के लिए जरूरी है, नागरिकों की जिम्मेदारियों के लिए जरूरी है और नागरिकों के कैरेक्टर के लिए जरूरी है। क्योंकि जहाँ कानून नहीं होंगे वहाँ लोग दूसरे के अधिकार छीन लेंगे, अपने जो कैरेक्टर है उसे गिरा देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अपना फायदा चाह रहे हो, दूसरे का नुकसान चाह रहे हो, तो आपका कैरेक्टर गिर गया एक तरीके से। कानून लिखित भी हो सकता है और कानून अलिखित भी हो सकता है। कानून का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन को बनाकर रखना होता है, अपराधों को रोकना होता है। कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा का प्रावधान किया जाता है। तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कानून की भूमिका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये 100 वर्ड में आपको दोनों टिप्पणी करनी थी, क्योंकि 2 टॉपिक पूछे थे और 200 शब्दों में दोनों का अर्थ लिखना था। तो अब तक हम 6 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और 7वां क्वेश्चन है हमारा कि नागरिक सविनय अवज्ञा कब वैध होती है, विस्तार से समझाइए। देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नागरिक सविनय अवज्ञा कब वैध होती है, विस्तार से समझाओ। तो देखो, व्हेन इज सिविल रेजिस्टेंस इज जस्टिफाइड, एलैबोरेट। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं भाई सविनय अवज्ञा क्या होती है। तो देखो, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब यह है कि हम सामने वाले की बात नहीं मानेंगे, सामने वाले के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, और यहाँ पर सामने वाला है हमारी गवर्नमेंट। तो सविनय अवज्ञा का मतलब यह है कि हम कानूनी तरीके से, नैतिकता के आधार पर, अहिंसक तरीके से आपसे असहमति व्यक्त करते हैं, हम आपके नियमों का पालन नहीं करेंगे। इसी का मतलब होता है सिविल डिसओबीडेंस, सविनय अवज्ञा, यानी कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च किया था 1930 में, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन का मतलब यह है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इन कानूनों का विरोध करने के लिए जनता अहिंसात्मक तरीके से इकट्ठा होती है और विरोध करती है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि आप जब सरकार की आज्ञा नहीं मानते हो तो ये बात किस जगह पर सही है और किस जगह पर गलत है। तो यानी कि कोई व्यक्ति अगर सरकार की आज्ञा नहीं मान रहा है, सरकार के कानून नहीं मान रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, तो वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। यानी कि जब आप सरकार के नियमों को पालन नहीं कर रहे हो तो ये कब लीगल है, कब जस्टिफाइड है, हमें ये बताना है। तो देखो, सविनय अवज्ञा को हम वैध मान सकते हैं जब ये नैतिक हो, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया है आपको। आप देखिए, जब कानून नैतिकता को उल्लंघन कर रहा हो, यानी कि हमारी सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया हो
जो कानून समाज के लिए सही ना हो, तो ऐसे कानून का विरोध अगर आप कर रहे हो, ऐसे कानून को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि महान दार्शनिक जॉन रॉल्स ने ये कहा था, यदि कोई कानून प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो, तो ऐसे कानून का अगर आप विरोध कर रहे हो तो सविनय अवज्ञा बिल्कुल ठीक है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने जब अपना सत्याग्रह किया था, वो बिल्कुल सही था। यानी कि आप सरकार के कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हो, वो बात कब सही हो सकती है? जब सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो नैतिकता के खिलाफ हो, जो सही के खिलाफ हो, जो भेदभाव को बढ़ावा दे। ऐसे कानूनों को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप विरोध करोगे तो विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए और अहिंसक होना चाहिए। यानी कि जब भी आप सरकार का विरोध करोगे, सरकार की आज्ञा नहीं मानोगे, तो शांतिपूर्ण तरीके से, ये नहीं कि बसों में आग लगा दी, ये नहीं कि ट्रेनों में आग लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो सविनय अवज्ञा हमेशा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, अहिंसक तरीके से होनी चाहिए। अगर हम हिंसा करेंगे, उपद्रव करेंगे, तो ये लीगल नहीं होगा, ये सविनय अवज्ञा वैध नहीं होगी। फिर सरकार भी लाठीचार्ज करेगी और लपेटेगी और फिर बंदा भगता फिरेगा। उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था अहिंसा और शांति के साथ। महात्मा गांधी ने भारत में अहिंसा और शांति को बढ़ावा दिया था। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें, तो आप अगर सरकार की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, सरकार के खिलाफ जा रहे हो, तो वो जनता के लाभ में होना चाहिए, तभी वो सही है। अगर वो जनता के लाभ में नहीं है तो फिर वो सही नहीं हो सकता। तो केवल आप अपने लाभ के लिए सरकार के खिलाफ जा रहे हो तो फिर ये लीगल नहीं है। जैसा कि पीटर सिंगर ने कहा भी है कि अगर किसी अवैध कार्य, एक गलत काम भी उचित होता है अगर वो बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया जाए। तो पीटर सिंगर ये कह रहे हैं उपयोगितावादी सिद्धांत में कि भाई अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो ना, वो भी सही हो सकता है, लेकिन अगर वो गलत काम किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये कहोगे कि झूठ बोलना गलत है, सही बात है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है तो अब तो ये सही है ना। जैसे हम कहते हैं किसी की जान लेना गलत है, लेकिन अगर आप एक सिपाही हो और बॉर्डर पे खड़े हो और आप युद्ध हो रहा है, अब ऐसे में आप जान लोगे नहीं लोगे सामने वाले की, वरना वो आपकी जान ले लेगा। तो पीटर सिंगर यही कह रहा है कि गलत काम भी सही हो सकता है, बशर्ते वो किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए हो। उदाहरण के लिए 1970 में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। तो ऐसे में ये बड़े नुकसान यानी कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया कार्य था। तो ऐसे में भले ही सरकार का विरोध किया, सरकार ने भले ही ऑर्डर दिया पेड़ों को काटने का, लेकिन जनता ने उसका विरोध किया, तो ये बिल्कुल लीगल काम था। दूसरी बात यह है कि जब आपके सारे उपाय असफल हो चुके हों तो भी आप खिलाफ जा सकते हो। तो जब सभी लोकतांत्रिक तरीके असफल हो जाएं तो आप सविनय अवज्ञा करोगे, तब आप सब मिलकर धरना प्रदर्शन करोगे। तो ये सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का, जनता का ध्यान आकर्षित करने का अंतिम तरीका होता है। कानून अगर सरकार बना रही है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हो, तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। जैसे अमेरिका में गोरे काले के आधार पर भेदभाव होता था। अगर हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जैसे भारत में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो बहुत सारे लोगों ने शांतिपूर्ण रूप से धरना किया था। आज भी बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण रूप से धरना करते हैं। नैतिकता की स्थापना के लिए भी आप सरकार के खिलाफ जा सकते हो। तो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि आंदोलन, धरने प्रदर्शन जो आप करते हो, सरकार के नियमों के खिलाफ आप जाते हो, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, ये कब सही है और कब गलत है? तो भाई ये जब सही है जब कानून ऐसे हों जो भेदभाव को बढ़ावा देते हों, जब सारे उपाय असफल हो चुके हों, जब जनता का लाभ चाहते हो, आप लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहते हो, और साथ ही साथ कानून जब नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हों, ऐसे में अगर आप आंदोलन, धरने प्रदर्शन कर रहे हो तो लीगल हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जो आप आंदोलन, धरने प्रदर्शन कर रहे हो शांतिपूर्ण होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी वो लीगल हैं। लेकिन आप लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद के माध्यम से जीतना चाहते हो तो भाई ये इलीगल है, फिर तो सरकार आपको लपेटेगी, ध्यान रखना। तो सविनय अवज्ञा जब वैध होगी जब ये नैतिकता के आधार पर हो, अहिंसा के आधार पर हो और जनता के लाभ से जुड़ी हो, और ये शांतिपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से आप समाज में न्याय की स्थापना कर सकते हो। इसे तभी अपनाना चाहिए जब सभी उपाय विफल हो जाएं। तो ऐसे में इसका उपयोग आपकी जिम्मेदारी के साथ होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के आंसर देने में आप सक्षम हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की बात करेंगे, लेकिन इन तीनों क्वेश्चनों को हम जो है अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो जाएगी और हम फिर इतनी सारी चीज़ें एक साथ समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो हमारा अंतिम पार्ट होगा, और यहीं पर फिर हम BPSC 103 को विराम भी देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।